this video, I will explain you about molecular spectroscopy and rigid rotator. सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स जब एक ऐसे मॉलिक्यूल के द्वारा जो कि दो या दो से अधिक एटम से बना हुआ होता है, तो उसके द्वारा इमिटेड स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर या बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं. लाइक द स्पेक्ट्रम इमिटेड बाय द मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को लो रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया जाता है. इसमें हमें कंटिन्यूअस बैंड मिलते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम. जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमें एक बैंड फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें हाई वेवलेंथ के रीजन से लो वेवलेंथ के रीजन की तरफ हमें डिफरेंट लाइंस हमें मिलती हैं. तो जैसा कि हम इस स्पेक्ट्रम में देख पा रहे हैं कि हायर वेवलेंथ के रीजन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, while moving towards the lower wavelength region in the spectrum, intensity of band decreases and it's get minimum at the lower wavelength region. So molecular spectrum में भी हम ये देखते हैं कि energy levels quantized होते हैं. So किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस के कारण मिलता है. नाउ वी विल हैव अ लुक अबाउट द फैक्ट्स रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर बैंड स्पेक्ट्रम और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम. अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स आर देयर इन ईच बैंड. जैसा कि अभी हम उस फिगर में देख पा रहे हैं कि हर एक बैंड में बहुत सारी लाइंस होती हैं और ये लाइंस एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होती हैं. हायर वेवलेंथ के रीजन में ये क्लोजली पैक्ड होती हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं. इसे बैंड हेड कहते हैं. बट जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा हायर वेवलेंथ का मोस्ट इंटेंस रीजन है. सो इसे हम बैंड हेड कहते हैं. और जैसे जैसे हम इस हायर वेवलेंथ के रीजन से लोअर वेवलेंथ के रीजन की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और लाइंस लेस क्राउडेड हो जाती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी that many bands in regular sequence is obtained molecular spectrum means ऐसे बहुत सारे बैंड्स एक रेगुलर सीक्वेंस में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरेट होते हैं. सो डिफरेंट बैंड ग्रुप्स आर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस बैंड की तरह होता है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. सो बैंड स्पेक्ट्रम के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ, फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड एंगल, इन पैरामीटर को कैलकुलेट किया जाता है. सो ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरह लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, बट स्पेक्ट्रम लाइन एक दूसरे से पर्टिकुलर इंटरवल से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. मीन्स बैंड हेड पर ये लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है, जबकि दूसरे किनारे पर ये लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है. सो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 रीजन्स. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को 3 कैटेगरी, लाइक एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन जिसकी वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर से 0.1 मिलीमीटर तक, इंफ्रारेड रीजन 0.1 मिलीमीटर टू 780 नैनोमीटर एंड अल्ट्रा वायलेट ऑन विजिबल रीजन 780 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर. इन 3 रीजन्स में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को कैटेगराइज किया जाता है.
सो जब एक मॉलिक्यूल में किसी वाइट लाइट सोर्स से वाइट लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास आउट करते हैं तो स्पेक्ट्रम में हायर से कम यानी कि हायर से लोअर वेवलेंथ के रीजन्स हमें मिलते हैं। और इन स्पेक्ट्रम की स्टडी से हम ये देखते हैं कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, मीन्स इनमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल में इंटरनल एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी के अलावा भी 3 और टाइप की एनर्जी होती है, लाइक वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सो वन बाय वन we will have a look about these 3 types of energy. So first of all, we can see here that it is the rotational energy level. इस टाइप के एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलाउंड रोटेशन से जनरेट होती हैं और इन एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, मीन्स ऐसे एनर्जी लेवल जो कि मॉलिक्यूल्स में बाइंडिंग फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से जनरेट होने वाली एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस अराउंड 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। And the third type of energy is the molecular electronic energy level. ये एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं एंड द एनर्जी गैप इज ऑफ अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इन दिस फिगर देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी इंटरवल बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड rotational energy level. Now I will explain you about rigid rotator and equivalence of this to the free particle. So first of all, what is the rigid rotator? Rigid rotator एक टाइप का डायएटॉमिक सिस्टम होता है जिसमें दोनों पार्टिकल्स या दोनों मासेस एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं और ये सिस्टम सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और उन दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन करता है। सो इन दिस फिगर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजिड रोटेटर, जिसमें हम देख पा रहे हैं दिस इज द m1 मास एंड इट इज द m2 मास and this is the center of mass. So ये दोनों मासेस से एक सिस्टम बनता है। ये सिस्टम इन दोनों मासेस को मिलाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाली एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है। So r is the distance between the two atoms and the distance between the two particles is constant in rigid rotator, means r1 plus r2 that is equal to the r is the constant. So यदि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं then m1 r1 is equal to the m2 r2. So जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करते हैं, लाइक हम यहाँ देख सकते हैं m1 r1 बराबर m2 r2। इस इक्वेशन में हमने r2 की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज इक्वल टू दी r माइनस r1। सो m2 r विल बी इक्वल टू दी m1 प्लस m2 इंटू r1। यहाँ से हमारे पास में r1 की वैल्यू आती है एंड दैट इज द m2 r अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट r2 दैट इज इक्वल टू दी m1 r अपॉन m1 प्लस m2। अब यदि हमें इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय I and it is equal to the m1 r1 square plus m2 r2 square. जब हम यहाँ पे इनमें वैल्यू पुट करते हैं ऑन सिंप्लीफाइंग इट कैन बी रिटन एज
m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है. सो इन दैट कंडीशन I will be equal to the mu r square, where mu is the reduced mass of the system. अब यदि ये रिजिड रोटेटर अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन करता है, then it will exhibit a rotational kinetic energy, and it is represented by ER, which is equal to the 1/2 I omega square. And as we know that angular momentum J is equal to the I into omega. So I will be equal to the J upon omega. So इस इक्वेशन में I को हम एंगुलर मोमेंटम J की टर्म में पुट डाउन कर सकते हैं, and then it will be equal to the J square upon 2I. So now we will calculate an expression for the eigen values and eigen functions for a rigid rotator. यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं और इस रिजिड रोटेटर का मास है m, तो इस कंडीशन में इसके काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2m dx ओवर dt स्क्वायर प्लस dy ओवर dt स्क्वायर प्लस dz ओवर dt स्क्वायर. एंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम t इज इक्वल टू दी 1/2m dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर dt का होल स्क्वायर. बट एक रिजिड रोटेटर में दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है. सो r इज द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू दी 0. So then kinetic energy T will be equal to the 1/2m r square d theta upon dt का whole square plus sin square theta d phi over dt का whole square. अब यदि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिजिड रोटेटर है उसमें दो मासेस है m1 और m2, और इन दोनों मासेस की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r1 और r2, तो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से, and it will be the T1 plus T2. So in spherical coordinate system, T will be equal to the 1/2m 1 r1 square plus m2 r2 square multiplied by d theta over dt square plus sin square theta d phi over dt का square. But as the distance between the two particles in the rigid rotator is constant, so its potential energy will be 0. So in that condition, total energy will be as given by the sum of the kinetic energy plus potential energy, and it will be equal to the 1/2 I d theta over dt square plus sin square theta d phi over dt का whole square, where I is equal to the m1 r1 square plus m2 r2 square. Means रिजिड रोटेटर के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले और दोनों एटम्स के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजिड रोटेटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो हियर वी कैन से दैट दिस फ्री रिजिड रोटेटर बिहेव्स लाइक अ सिंगल फ्री पार्टिकल, और whose mass m is equal to the 1 and whose mass m is equal to the I and r is equal to the 1. Now in order to find out its eigen function, we will have to write the Schrodinger equation for single free particle in spherical polar coordinate system. So the Schrodinger equation, as we know, del 2 psi plus 2m upon h cross square e minus b into psi is equal to the 0. So in the spherical polar coordinate system, it will be written as 1 upon r square del over del r square into del over del r plus 1 upon r square sin theta del upon del theta sin theta del upon del theta plus 1 upon r square sin square theta del 2 over del phi square sin r theta phi plus 2m upon h cross square e minus v psi, which is the function of r theta phi,
But here we have assumed that m is equal to the I and r equal to the 1 and potential energy V is equal to the 0. So final expression of this equation can be written in terms of the equation number 5. So 1 upon sin theta del over del theta sin theta del over del theta plus 1 upon sin square theta del 2 over del phi square psi theta phi plus 2i upon h cross square e psi theta phi is equal to the 0. So now in next step, using the method of separation of variables, psi theta phi can be written as s theta multiplied by t phi. So इक्वेशन नंबर 5 में साइन थीटा फाई की जगह पर हम रखेंगे एस थीटा टी फाई और साथ ही आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एस थीटा इंटू टी फाई से. देन वी विल गेट साइन थीटा अपॉन एस थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एस ओवर डेल थीटा प्लस 2i e r अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा and it is equal to the minus 1 upon t del 2 t over del phi square. इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दिया. Now we can see here that left-handed part in the equation number 7 is only the function of theta and right-sided part is only the function of phi. So यदि हम left-sided equation को किसी constant के equal रखते हैं then it will be equal to the right-sided part. So now let us assume that we have taken sin theta upon s theta del upon del theta sin theta del s upon del theta plus 2i e r upon h cross square sin square theta is equal to the m square. नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया sin स्क्वायर थीटा से और साथ ही मल्टीप्लाई किया s थीटा से. So then we will get that 1 upon sin theta del upon del theta sin theta del s over del theta plus beta minus arm square upon sin square theta s theta and it is equal to the 0. जहाँ पे बीटा बराबर है 2i e r अपॉन h क्रॉस स्क्वायर के. अब क्योंकि हमने ये कहा था कि इक्वेशन नंबर 7 में यदि हमने लेफ्ट साइडेड पार्ट को m स्क्वायर के इक्वल किया है तो ये राइट साइडेड पार्ट भी इसके इक्वल होगा. So that's why minus 1 upon t del 2 t over del phi square is equal to the m square and on rearranging del 2 t over del phi square plus m square t is equal to the 0. Now we can see here that it is a second order differential equation. So its solution can be written as t phi that is equal to the a e raised to the power of iota m phi. But as per the quantum mechanics postulates, the wave function should be single valued and finite. So phi is equals to the 0 और phi is equals to the 2 pi पर phi की एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए. So ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब हम n की वैल्यू को 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 लेते हैं. So now in order to solve the equation number 8 in order to find s because हमें यहाँ पे phi की वैल्यू तो मिल गई है I mean t phi की वैल्यू हमें मिल गई. now we want to find s theta. So equation number 8 को सॉल्व करने के लिए we have assumed that cos theta is equal to the x. यदि हमें s का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है so in that condition del s upon del theta बराबर होगा del s upon del x into del x upon del theta and del x upon del theta की वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा. सो del s upon del theta is equal to the माइनस साइन थीटा del s over del x. सो यहाँ से हमें मिलता है del over del theta that is equal to the माइनस ऑफ साइन थीटा del over del x. ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 8 में जब हम पुट करते हैं then we will get del over del x 1 minus x square del s over del x plus beta minus m square upon 1 minus x square of s is equal to the 0. ये इक्वेशन एक एसोसिएटेड लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल PJM के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यदि हमें यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एस थीटा का हमें फाइनाइट और सिंगल वैल्यू हमें चाहिए
then it is possible only in that condition when beta is equal to the j into the j plus 1, where j is termed as the rotational quantum number and can exhibit the value 0 or positive integer like 0, 1, 2, 3 and so on. So finally, the solution of the equation number 12 will be given by the equation number 14 as theta is equal to the NLM PJM cos theta, where this n is the normalization constant, PJM is the associated Legendre polynomial which is the function of the cos theta. Next in this series, in order to find the eigenfunction, as we have written that sin theta phi is the s theta multiplied by t phi. So यहाँ पे हम sin s theta की वैल्यू पुट करें, that is the n pjm cos theta multiplied by e raised to the power of iota m phi. Here capital N is the normalization constant and the value of this normalization constant can be evaluated by using the normalization condition as integration from 0 to the 2 pi, integration from 0 to the pi, magnitude of psi theta phi square, sin theta d theta d phi is equal to the 1. तो जब हम यहाँ पे sin theta phi की वैल्यू पुट करते हैं, then n square integration from 0 to the pi, integration from 0 to the 2 pi, mod of e raised to the power of iota m phi square, magnitude of plm cos theta का square, sin theta d phi is equal to the 1. So using the orthogonality property of associated Legendre function and on solving, we will get an expression for the normalization constant n, and it is equal to the 1 upon under root of 2 pi 2j plus 1 factorial of j minus mod of m divided by 2 of factorial of j plus m raised to the power of half. And this equation is for when magnitude of m is less than or equal to the j. For every j, m is equal to the 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on, or plus minus z up to the 2j plus 1 value. So an eigenfunction for a rigid rotator can be written now finally as this equation number by 17. So sin theta phi is equal to the 1 upon under root of 2 pi multiplied by 2j plus 1 factorial of j minus magnitude of m divided by twice of factorial of j plus magnitude of m raised to the power half pjm e raised to the power of iota m phi. So now we will calculate or we will find an expression for energy eigenvalues of free rigid rotator. फ्री रिजिड रोटेटर के क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यूज को उसकी आइगेन वैल्यू कहते हैं. सो एक फ्री रिजिड रोटेटर के एनर्जी आइगेन वैल्यू वेव फंक्शन के कंटिन्यूअस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यू होने के लिए हम इसको इस कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं, लाइक बीटा शुड बी इक्वल टू दी जे इंटू दी जे प्लस 1. बट अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन में बीटा को अज्यूम किया था 2i ER अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. सो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन we can find out an expression for the eigenvalue for rigid rotator, and it is given as ER that is equal to the h cross square upon 2i j into the j plus 1, where j is the rotational quantum number, and in this equation we can see here that the energy of a rigid rotator is quantized. Thank you so much.